हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाम है वनस्पति जगत। इंग्लिश में प्लांटाई किंगडम कहेंगे, प्लांट किंगडम बोल दो, पादप जगत बोल दो। एनसीईआरटी में इसको स्पेसिफिक वनस्पति जगत लिखा है, ठीक है, तो अपन भी वनस्पति जगत ही बोल देंगे। वही वनस्पति मतलब प्लांट्स, ठीक है। नया चैप्टर है, ठीक है। जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ा था जीव जगत का वर्गीकरण, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मतलब उसी को आगे बढ़ाने का मतलब वहां पर अपन क्या पढ़ा था, अलग अलग जीवों का वर्गीकरण किया था और वहां पर अपन ने 5 जगत बनाए थे। उनमें से एक है आपका प्लांट किंगडम या फिर वनस्पति जगत। उसी एक वनस्पति जगत का पूरा एक चैप्टर दे रखा है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में एक प्राणी जगत का भी पूरा चैप्टर, एनिमल किंगडम का भी एक पूरा चैप्टर दे रखा है। तो दोनों के मतलब डिटेल में दे रखे प्लांट और एनिमल के बारे में, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। ये बॉटनी क्लास है तो अपन प्लांट किंगडम की ही बात करेंगे। चलो, तो साथ में आपको नोट्स जो है वो बनाते रहना है, ठीक है। इधर उधर की बातों पे कम ध्यान देना है और पढ़ाई पे फोकस बढ़ा देना है। चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरुआत करेंगे आज का लेक्चर वनस्पति जगत। देखो, वनस्पति जगत जो है, प्लांट किंगडम जो है, इसके बारे में आपको पता ही है, क्योंकि अगर आपने पिछला चैप्टर अगर पढ़ा होगा, बॉटनी की बात कर रहा हूं मैं, जीव जगत का वर्गीकरण, तो अपन ने बात करी थी कि शुरुआत में जो है 2 ही किंगडम थे, 2 ही जगत थे, ठीक है। शुरुआत में 2 ही जगत थे, एक था एनिमल किंगडम और एक था आपका प्लांट किंगडम। एक आपका पादप जगत था, दूसरा आपका प्राणी जगत था। पादप जगत को आप इसके एनसीईआरटी वनस्पति जगत लिखते, पादप जगत भी सही है, वनस्पति जगत लिखते, वनस्पति बोल देंगे। 2 ही आपके जगत थे उस टाइम पर। तो पादप जगत जो वनस्पति जगत है, इसके अंदर बैक्टीरिया भी था, फंजाई भी था और कुछ प्रोटिस्ट भी थे जिनके अंदर कोशिका भित्ति थी। उन प्रोटिस्ट को भी कहां रखा गया था? प्लांटाई किंगडम के अंदर ही रखा गया था। यह बात तो आप सबको पता है। और पता है या नहीं है? पता है, बिल्कुल पता है भाई। शुरुआत में सिर्फ 2 ही जगत थे, बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सारे नहीं थे, फंजाई ये नहीं थे, है ना। सिर्फ 2 ही किंगडम थे। और उस टाइम पर जिसके अंदर कोशिका भित्ति थी उसको प्लांटाई किंगडम के अंदर रख दिया गया था, और जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं थी उसको एनिमल किंगडम में रख दिया गया था। अब बैक्टीरिया जो है उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, तो उसको कहां रख दिया था? प्लांट किंगडम में रख दिया था। फंजाई जो है उसके अंदर भी कोशिका भित्ति होती है, तो उसको भी कहां रख दिया? प्लांट किंगडम के अंदर। वैसे ही कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर ऐसे हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति की मौजूदगी है, तो उनको भी क्या रख दिया? प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। तो इन सबको भी प्लांट किंगडम में रखा गया था शुरुआत में। बाद में जैसे जैसे अपनी जो समझदारी बढ़ी, अपन ने क्या किया? सबको अलग अलग किया, अलग अलग गुणों को अपन ने लिया। भाई सिर्फ कोशिका भित्ति की बात नहीं चलेगी, ठीक है। अलग अलग गुणों को लिया। विटेकर साहब ने 5 अलग अलग जगत बना दिए। 2 जगत का क्या की जगह 5 जगत बन गए। उन 5 जगत में से एक जगत बना वनस्पति जगत, और उसी को अपन आगे डिटेल में आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है बातें, ठीक है। प्लांट जगत के बारे में हमारी समझ समय के साथ बदल गई है, ठीक है। प्लांट जो जगत है उसके बारे में अपनी जो समझ है वो समय के साथ में बदल गई है। भाई देखो, मुझे एक बात बताओ, जिस तरह से आप 5 साल पहले सोचते थे उसी तरह से आज सोचते हो क्या? अरे नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचोगे ना, क्योंकि टाइम के साथ में आपकी समझ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। आपकी समझ जो है वो और बेहतर होती जाएगी। सही बात है या नहीं है? भाई आप बचपन में जिस हिसाब से सोचते थे, ठीक है, कि भाई मेरे लिए तो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरे को साइकिल मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या ही कर दूं, ठीक है। आज वही बात आप सोचती हो क्या कि भाई मेरे को साइकिल मिल जाए तो मैं बहुत क्या पता नहीं क्या ही कर दूं? आपके लिए आज वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है साइकिल। क्यों? क्योंकि आपकी समझ जो है वो टाइम के साथ में बेहतर हो गई है। समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो यही बात है। प्लांट जगत के बारे में हमारी समझ जो है वो समय के साथ में बदल गई है, ठीक है। ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों की सोच भी बदली। और शुरुआत में 2 ही जगत थे, पहले कितने थे? 2 ही जगत थे। कोशिका भित्ति जिनमें मौजूदगी थी, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और कुछ प्रोटिस्ट हैं जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी, उनको रख दिया वनस्पति जगत में रखा गया था। ठीक बात है, ये इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब वनस्पति जगत में शामिल है, ठीक है। ये तो हो गई पुरानी बातें कि भैया 2 ही जगत थे, तो बैक्टीरिया को भी डाल रखा था, फंजाई को भी, सबको डाल रखा था जिनके अंदर कोशिका भित्ति थी।
वनस्पति जगत में। लेकिन आज के टाइम पर वनस्पति जगत में कौन कौन आता है, वनस्पति जगत का कौन कौन मेंबर है, उनकी बात करेंगे, कौन कौन सदस्य हैं। तो अब वनस्पति जगत में शामिल हैं कौन कौन? पहला है शैवाल। कौन है? शैवाल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी होगा जिसने शैवाल नहीं देखे होंगे, ठीक है। जहां पर भी थोड़ा पानी वानी गिर रहा होता वहां पर आपने शैवाल वगैरह देखे होंगे, एल्गी देखी होगी। अब वो तो नहीं आपने देखी होगी भाई, समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी है ना, वो तो आपने नहीं देखी होगी, ठीक है, लेकिन वो भी मतलब फिल्मों में, टीवी में देखी होंगे, ठीक है, समुद्र वाली भी। लेकिन रियल में आपने एल्गी जो है वो देखी है, जहां पर भी पानी की बूंदे जहां पर भी पड़ रही हैं, किसी नल के आसपास, है ना, किसी तालाब के आसपास आपने ये देखी होगी, जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर आपने एल्गी जो है, शैवाल जो है वो देखे होंगे। ठीक बात है। पहला सदस्य तो हो गया एल्गी, शैवाल। दूसरे है ब्रायोफाइट, तीसरे सदस्य है टेरिडोफाइट, चौथे है जिम्नोस्पर्म और पांचवे हैं एंजियोस्पर्म है। तो ये 5 सदस्य हैं आज के टाइम पर किसके? वनस्पति जगत के अंदर ये 5 सदस्य हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? पहला है शैवाल, जिसको एल्गी कहेंगे इंग्लिश में। दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट और चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। अरे सही बात है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूं पुराने टाइम में जो बातें हो गई वो हो गई, आपको पता है। पिछले चैप्टर में मैंने जी लगा के ये बातें पढ़ी हैं कि भैया शुरू में 2 जगत थे, उसके बाद में ये कोशिका भित्ति थी, ये सारा कुछ पर डिपेंड लिया अपन ने जीव जगत के वर्गीकरण में। अब अपन बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पर वनस्पति जगत में 5 मेंबर हैं। एक है शैवाल, दूसरा है आपका ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा आपका जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। ठीक बात है। और इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं? इन्हीं 5 मेंबर्स को अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में वनस्पति जगत में इन्हीं 5 मेंबर्स को अपन पढ़ने वाले हैं। पहले अपन शैवाल की बात करेंगे। शैवाल के अंदर शैवाल के बारे में पढ़ेंगे कि शैवाल की जनरल बातें करेंगे। उसके बाद में शैवाल के अंदर भी क्लासेस हैं, ठीक है, वर्ग हैं। मतलब कुछ शैवाल हरे रंग के होते हैं जिनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, हरे शैवाल। कुछ आपके भूरे शैवाल हैं, कुछ लाल हैं। तो उनकी अलग अलग क्लास बनी हुई हैं, अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, उनको अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे ब्रायोफाइट की, उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। फिर टेरिडोफाइट की डिटेल में बात करेंगे और फिर अपन जिम्नोस्पर्म पे जाएंगे और फिर एंजियोस्पर्म की अपन थोड़ी सी बात करेंगे। भैया एंजियोस्पर्म की थोड़ी सी बात क्यों करोगे यार? वो इसलिए करेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म को अपन डिटेल में कहां पढ़ते हैं? उसको डिटेल में पढ़ते हैं 12वीं क्लास के दूसरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन एक चैप्टर है 12वीं क्लास के अंदर। अगर आपने 12वीं क्लास पास की है तो आपको पता है, और वो अपन पढ़ चुके हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और यहां पर इस एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्म की ज्यादा कुछ बात करी नहीं है वैसे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अपन, एक चीज और देख लो भाई। शैवाल जो है ना, शुरुआत में ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपका, जिसको अपन नील हरित शैवाल कहते हैं, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था मोनेरा जगत के अंदर साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मोनेरा जगत में साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था ना। उसको मैंने कहा था कि इसको बीजीए भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हिंदी में नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो शैवाल नहीं है, ठीक है। अब वो शैवाल को, उसको शैवाल नहीं मानते। अब उसको क्या मानते हैं? वो क्या साइनोबैक्टीरिया, वो क्या एक बैक्टीरिया है, उसको मोनेरा जगत में रखा गया है। वो अब शैवाल नहीं है, मतलब शैवाल जैसा है लेकिन शैवाल नहीं है ना। तो अब उसको शैवाल नहीं मानेंगे, साइनोबैक्टीरिया। इसको अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहां? मोनेरा जगत में। चलो अब ये कुछ अलग अलग तरह के क्या हुए? वर्गीकरण हुए। अब ये वर्गीकरण वैसे नहीं है जीव जगत का वर्गीकरण कि अपन ने भाई 5 जगत बनाए, ठीक है, वो वाला वर्गीकरण नहीं है ये, ठीक है। ये वो वर्गीकरण नहीं है। ये वर्गीकरण किसके लिए? जो प्लांट्स है ना, ठीक है भाई, जो अपन वनस्पति जगत है, ठीक है, इसके अंदर भी अपन को वर्गीकरण करना पड़ेगा। भैया वर्गीकरण क्यों करना पड़ेगा? अरे यार अपन को पता तो रहे ना कि कौन से एल्गी को कहां रखना है, ठीक है। भाई भूरे वाले एल्गी को मैं हरे वाले में रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। और मैं अगर टेरिडोफाइट को अगर मैं ब्रायोफाइट में रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। जिम्नोस्पर्म को अगर मैं एंजियोस्पर्म में रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को वर्गीकरण करना पड़ेगा। किसमें? प्लांट किंगडम के अंदर भी, जो वनस्पति जगत है इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करना पड़ेगा। और इसके वर्गीकरण के लिए अलग अलग तरीके यूज किए गए। शुरुआत में जो तरीका यूज किया गया, जो पहला तरीका यूज किया गया, वर्गीकरण तंत्र की बात करेंगे। जो पहला वर्गीकरण तंत्र था वो क्या था? कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र था। कौन सा तंत्र? कृत्रिम, आर्टिफिशियल कहेंगे। पहला कृत्रिम, फिर आया प्राकृतिक
और उसके बाद में आया जाति वर्तीय, जो सबसे एडवांस मान सकते हैं उसको। ठीक है, एक एक की अपन डिटेल में बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं ये जो वर्गीकरण तंत्र है ये किस लिए है, क्योंकि वर्गीकरण तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, मोनिरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, वो आपने अलग अलग जीवों का वर्गीकरण किया है। अब अपन इस वर्गीकरण तंत्र की बात कर रहे हैं। अब इस वर्गीकरण तंत्र का मतलब क्या है कि भाई आपका जो वनस्पति जगत है ना, इसके अंदर अपन को वर्गीकरण करना है। ठीक है, अरे भाई पता तो रहे ना, शैवाल को शैवाल में डाल रहे हैं, कहीं पता लगा शैवाल को अपन ने एंजियोस्पर्म के अंदर डाल दिया तो गलत हो जाएगा ना सारा सिस्टम, इसलिए वर्गीकरण करना है। ठीक बात है। चलो, तो पहला आया कृत्रिम तंत्र। तो ये सबसे प्रारंभिक है। ठीक है, यहां पर प्रारंभिक लिख दिया मैंने, प्रारंभिक लिख देते हैं। तो ये सबसे क्या है, सबसे प्रारंभिक है, सबसे स्टार्टिंग का यही है। ठीक है, सबसे पहले का यही है कृत्रिम वाला। ये आप कंफ्यूज मत होना इनमें, कृत्रिम वाला जो है वो सबसे पुराना है, सबसे प्रारंभिक वाला यही है, स्टार्टिंग में यही दिया गया था। ये किस पर आधारित है, आकारिकी के गुणों। जैसे आकारिकी गुण मतलब जो बाहर से अपन को दिखते हैं। आकारी का मतलब क्या है, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश में मोर्फोलॉजी है ना, आकारी को इंग्लिश में मोर्फोलॉजी। तो आकारी का मतलब क्या है, बाहर से आपको जो दिख रहे हैं ना, उन गुणों को देख के मैंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। मुझे बाहर से दिखने में क्या लग रहा है कि भैया ये दोनों पेड़ जो हैं, ये दोनों शैवाल तो मुझे सेम दिख रहे हैं, मैंने और कोई गुण नहीं देखे, उनके अंदर वाले कोई गुण नहीं मैं देखे, मैंने अंदर के उनके कोई गुण नहीं देखे, बाहर के गुण देख लिए दो पौधों के, यार इनकी पत्तियां तो एक जैसी लग रही है मुझे, इनकी हाइट तो मुझे एक जैसी लग रही है, बस ये गुण मैंने देख लिए, इनके फूल तो मुझे एक जैसे लग रहे हैं, और बस यही देख के मैंने गलती कर दी और मैंने उनको क्या है एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया, जबकि वो एक ग्रुप के मेंबर थे ही नहीं, और मैंने क्या बाहर से देख के क्या है उनको एक ग्रुप में डाल दिया। ऐसे समझो कि मेरे पास में, ठीक है, एक कोचिंग है, ठीक है, एक कोचिंग है, और उसमें क्या है दो लड़के आए, उसमें एक था यार ड्रॉपर बैच का था, ड्रॉपर का मतलब कि एक बार उसने एग्जाम दे ली थी नीट की, और अब इस बार वापस वो तैयारी करना चाह रहा था। ठीक है, और उसकी हाइट मुझे देखने में लग रही थी कि हाँ 6 फुट के आसपास का है। ठीक है, बढ़िया लग रहा था। और एक तो मैंने वो देखा, दूसरा बच्चा था वो है 11th क्लास में। ठीक है, और वो कई बच्चे जो है वो जल्दी लंबे हो जाते हैं, और वो भी क्या है जल्दी लंबा हो गया, और वो भी क्या है हाइट उसकी भी उसके बराबर सी थी। मैं अगर उनको बाहर से देख के उनको, मैं दोनों को, और मैं एक ही क्लास में बिठा दिया मैंने, तो सारा का सारा काम गड़बड़ हो गया ना भाई। अगर मैं उन दोनों लड़कों को बाहर से देख के, भाई दोनों की हाइट बराबर दिख रही है, दोनों के जो शरीर है वो बराबर का दिख रहा है मुझे, तो मैंने देखा कि भाई दोनों तो ये बराबर एज के होंगे, तो मैंने डाल दिया एक ही क्लास में बिठा दिया उनको। अरे गलती हो गई या नहीं हो गई? जब तक मैं उनके अंदर की बात नहीं जानूंगा, अंदर की बात मतलब कि वो भाई कौन सी क्लास के हैं, है ना, उनका कितना नॉलेज है, वो चेक नहीं करूंगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन चेक नहीं करूंगा, और मैं ऐसे ही उनको बाहर से देख के मैं क्लास में बैठा दूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वही गड़बड़ यहां हो गई। कृत्रिम जो आपका तंत्र था उसमें क्या किया इन्होंने, ऐसे ही दो प्लांट्स को देखा और बाहर से इनको जो दिखाना उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, बाहर से देखने पर। ठीक है, तो आकारी के गुणों मतलब जो बाहर से देख सकते हो आप, मोर्फोलॉजिकल जो गुण है, गुणों जैसे प्रकृति, ठीक है, रंग, ठीक है, बाहर से रंग दिख गया मेरे को, पत्तियों की संख्या, भाई पत्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है, और पत्तियों की आकृति कैसी है, ठीक है, शेप कैसा पत्तियों का, उस पर आधारित है। ये कृत्रिम वाला जो है वो आकारिकी के गुणों पर आधारित है। आकारिकी के गुण के जैसे आपके हो गए कि भाई प्रकृति कैसी, इसकी हैबिट कैसी है, जो आपका जो प्लांट है उसकी हैबिट कैसी है, ठीक है, मतलब कब वो फूल देता है, मतलब दिसंबर में फूल देता है कि नवंबर में फूल देता है कि गर्मियों में फूल देता है या फिर बारिश के मौसम में फूल देता है, ठीक है, वो मैंने देख ली, उसकी हैबिट क्या है, रंग कैसी है, ठीक है, और उसके बाद पत्तियों की जो संख्या है, मतलब पत्तियों की संख्या इतनी, इस प्लांट में कितनी संख्या है पत्तियों की, इस प्लांट में कितनी संख्या है पत्तियों की, वो देख लिया मैंने। पत्तियों की मैंने आकृति देख ली, अगर दोनों की शेप सेम दिख रही है मुझे तो मैंने एक में डाल दिया, ठीक है, इस पर आधारित है ये आपका कृत्रिम वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कृत्रिम तंत्र इस पर आधारित है। इसमें कायिक तथा लैंगिक गुणों का उपयोग किया, इसमें मैंने कायिक गुणों का और लैंगिक गुणों का मैंने क्या किया, उपयोग किया। कायिक गुण कौन से हो गए, कायिक गुण तो ये हो ही गए ना आपके, जो मेरे को बाहर से हाइट दिख गई, कलर दिख गया, ये क्या है, कायिक गुण है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। कौन से कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर, हिंदी में कायिक गुण है ये।
लैंगिक गुण कौन से हो गए? लैंगिक गुण हो गए आपके जो फ्लावर्स जो है, ठीक है, जो फूल हैं उसके अंदर एंथर है, ठीक है, स्टिग्मा है, ठीक है, जो एंथर है, जो मेल पार्ट है, मैंने उसको देख लिया कि भाई इस फूल का मेल पार्ट और इस फूल का मेल पार्ट जो है वो मुझे सेम सेम दिख रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं सेम ही मान लूंगा, भाई ये तो ये दोनों भाई भाई हैं। और ठीक बात है क्या? ठीक है, तो ये गुण इसमें देखेंगे, किसमें? कृत्रिम वाले में। तो कायिक तथा लैंगिक गुणों का उपयोग किया इसमें, ठीक है। कायिक गुण किसका उपयोग किसने किया? अरिस्टोटल साहब ने किया। किसने? एरिस्टोटल साहब ने किया कायिक गुणों का उपयोग। एरिस्टोटल साहब के बारे में अपन पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। एरिस्टोटल साहब ने क्या किया? इन्होंने हाइट देखी, कायिक गुणों में वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है जो अपन को बाहर से दिख रहे हैं, उनमें इन्होंने क्या देखा कि हाइट कैसी है। हाइट के बेस पे जिसकी हाइट लंबी थी, जिन प्लांट्स की हाइट लंबी थी ना, उनको कह दिया कि ये तो ट्री है, ये तो क्या है, वृक्ष हैं। और जिनकी हाइट बीच की सी थी, है ना, उनको कह दिया ये तो श्रब है, झाड़ियां हैं। और जिनकी हाइट बहुत छोटी थी उनको कह दिया ये हर्ब है, शाक है। ठीक है, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। फिर लैंगिक गुणों की बात किसने करी? लैंगिक गुणों की बात करी लीनियस साहब ने। किसने करी? लीनियस साहब ने। इन्होंने क्या कहा? पुमंग की रचना के आधार पर इन्होंने देखा। पुमंग मतलब एंड्रोशियम, ठीक है, पुमंग इंग्लिश में एंड्रोशियम, ठीक है। और एंड्रोशियम किसको कहेंगे? मेल पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, मेल जो प्रजनन भाग है उसको कहेंगे ना, नर प्रजनन संरचना को अपन क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे। तो इसने क्या, इन्होंने क्या देखा कि फूल, दो फूल देखे और दोनों फूलों के अंदर अगर सेम अगर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको जो मेल पार्ट है वो अगर सेम दिख रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि वो दोनों सेम ही होंगे और उनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये कुछ ये क्या था आपका? कृत्रिम आपका तंत्र था ना, कृत्रिम तंत्र था। कृत्रिम तंत्र के अंदर सबसे प्रारंभिक, तो आपको बात ध्यान में रखनी है, सबसे प्रारंभिक वाला है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें बार के गुण देखे, अपने आकारिकी के गुण देखे, आकारिकी के गुण देखे मतलब मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपन ने देखे, बाहर के गुण देखे, जैसे आपकी क्या होगी, प्रकृति कैसी है, उनकी हैबिट कैसी है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि इनका रंग कैसा है और पत्तियों की संख्या कितनी है, आकृति कैसी, इस प्रकार के अपन ने गुण देखे, आकारिकी के गुण देखे। इसके बाद अपन ने इसके अंदर क्या किया? कायिक और अपन ने लैंगिक गुणों का उपयोग इसके अंदर किया। कायिक गुणों का उपयोग किसने किया? अरिस्टोटल साहब ने। उन्होंने प्लांट की जो है हाइट के बेस पर उन्होंने विभाजित कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए प्लांट को अगर हाइट लंबी है तो उसको कह दिया ये तो वृक्ष है, प्लांट की हाइट बीच की है तो उसको कह दिया ये तो क्या झाड़ियां हैं, और प्लांट की हाइट बहुत छोटी है तो उसको कह दिया ये तो शाख है। फिर बात करें लैंगिक गुणों का क्या उपयोग किसने किया? तो वो लीनियस साहब ने। किसने किया? लीनियस साहब ने। लीनियस साहब ने क्या किसका उपयोग किया? एंड्रोशियम का, ठीक है, पुमंग का। पुमंग की जो है रचना को देखा ना, पुमंग की रचना कैसी है, पुमंग की रचना के आधार पर इन्होंने काम किया, ठीक है। पुमंग की रचना, दो प्लांट्स अलग अलग फूल थे, दो प्लांट्स के अलग अलग फूल थे, और उन्होंने देखा कि इसमें जो मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट जो है वो तो सेम सा ही दिख रहा है मुझे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी रचना किस प्रकार की है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का, उसको देखा, और अगर सेम लगा तो उसको एक ग्रुप में डालने की इन्होंने कोशिश की। तो ये क्या है? कृत्रिम तंत्र था, ये क्या था? कृत्रिम तंत्र, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक तंत्र की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्राकृतिक तंत्र, कृत्रिम तंत्र समझ में आया, प्राकृतिक तंत्र देखो। प्राकृतिक तंत्र में क्या बदलाव आए? प्राकृतिक तंत्र में सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि जो मानदंडों की संख्या है ना वो बढ़ा दी, ठीक है। मानदंडों की संख्या जो है वो बढ़ा दी। इस लाइन का मतलब क्या है कि मानदंडों की संख्या जो है, इसका ऊपर का मतलब है बढ़ा दी, ना, हाँ, ऊपर तीर खींच रखी है मतलब बढ़ा दी। चलो, तो मानदंडों की संख्या बढ़ा दी, इसका मतलब क्या हुआ यार, है ना, वो ध्यान से देखो। मानदंडों की संख्या बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहां पर देखो कृत्रिम जो तंत्र है, कृत्रिम जो तंत्र है, इसमें क्या किया अपन ने? नॉर्मल आकार के गुण देख लिया, भाई पत्तियों का पत्तियों की आकृति कैसी है, पत्तियों की संख्या कैसी है, रंग कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें अपन देखी ना। उसके अलावा अपन ने कायिक और लैंगिक गुण देख लिए, बस खत्म। इतने ही मानदंड अपन ने रखे, इतने ही क्राइटेरिया अपन ने रखे, बहुत कम क्राइटेरिया थे यहां पर कृत्रिम वाले में। प्राकृतिक के अंदर अपन ने क्या किया? यहां पर जो क्राइटेरिया जो है, मानदंड जो है, वो अपन ने बढ़ा दिए कि भैया अब हम सिर्फ आकृति वाकृति नहीं देखेंगे, पत्तियों की संख्या ही नहीं देखेंगे, उसके अलावा हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें कौन सी देखने वाले हैं? बाह्य गुण तो देखेंगे ही देखेंगे, हम बाहर से उनके गुण कैसे हैं वो तो देखने ही वाले हैं, उसके अलावा हम भीतरी गुण भी उनकी देखेंगे। यहां पर कृत्रिम वाले में अपन ने क्या किया था? कृत्रिम वाले में अपन ने क्या किया था कि बाहर के गुण देख लिए और अपन ने उनका वर्गीकरण करने की कोशिश की। लेकिन प्राकृतिक में क्या करेंगे अपन? इस बार मानदंडों की संख्या अपन ने बढ़ा दी है। अब बाह्य गुण तो अपन देखेंगे और भीतरी गुण भी अपन साथ में देखने वाले हैं। ठीक बात है भैया, बाह्य गुण तो हमें पता है, जब बाहर से दिखेंगे पत्तियों की संख्या, पत्तियों की आकृति, रंग कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन ये भीतरी गुण कौन से है जो अंदर के गुण है? तो भीतरी गुण आपके हो गए परारचना,
क्या है, परारचना। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है इसका। प्लांट को बाहर से तो देखा ही, बाह्य गुण तो देखे ही अपन ने, इसके अंदर के गुण भी देखेंगे, इसके अंदर की संरचना कैसी, इसके अंदर की रचना कैसी है। तो परारचना, शारीर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, तो शारीर का मतलब, एनाटॉमी का मतलब क्या है, अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन जानेंगे, अंदर की जो संरचना है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे भी कि किसके अंदर कैसी डिफरेंस है। मान लो कि दो प्लांट्स मैंने लिए, बाहर से दिखने में भी सेम है और अंदर से उनकी प्रारचना जब मैंने देखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब मैंने देखा उसका, अंदर से भी वो दिखने में तो सेम है, लेकिन उनके गुण मैंने जब उनकी एनाटॉमी पढ़ी तो मुझे पता लगा दिखने में ही सेम है अंदर से भी, लेकिन उनके गुण तो अलग अलग पाए गए, इसलिए एनाटॉमी भी अपन को देखनी पड़ेगी। उसके अलावा भ्रूण विज्ञान का मतलब क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान, दो प्लांट्स है मेरे पास में, उनका जो भ्रूण विकास है वो किस प्रकार का होता है, भ्रूण कैसे बनता है, दोनों के अंदर किस प्रकार से भ्रूण बनता है। ठीक है, तो वो भी अपन को स्टडी करनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना। ये क्या है, भीतरी गुण है सारे। पादप रसायन इंग्लिश में फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पादप रसायन मतलब दो प्लांट्स हैं, इनके अंदर किस किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। मेरे को बाहर से दिखने में सेम है, अंदर से सेम है, लेकिन इन दोनों के अंदर रसायन अलग अलग प्रकार के, केमिकल्स इनके अंदर अलग अलग प्रकार के। मान लो एक प्लांट के अंदर अलग केमिकल्स है, दूसरे के अंदर अलग केमिकल्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन मैं इनको एक साथ में नहीं रख सकता क्योंकि इनके अंदर क्या है, पादप रसायन जो है वो अलग अलग है, फाइटोकेमिस्ट्री अलग अलग है। तो ये जो है आपका क्या है, प्राकृतिक तंत्र है। प्राकृतिक तंत्र के अंदर अपन मानदंडों की संख्या बढ़ा देंगे, इसके अंदर अपन बाह्य गुण तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा अपन भीतरी गुण भी देखेंगे। भीतरी गुण कौन से हो गए, आपकी प्रारचना हो गई। ठीक है, उसके अलावा आपकी शारीरिक हो गई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एनाटॉमी बोलेंगे, है ना। उसके अलावा आपकी भ्रूण विज्ञान हो गई, एम्ब्रियोलॉजी, और पादप रसायन, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। जीवों में प्राकृतिक संबंध के आधार पर ये है। ठीक है, ये जो प्राकृतिक जो तंत्र है वो जीवों के प्राकृतिक संबंध किस प्रकार के हैं, ठीक है, उस पर ये आधारित है। ठीक है, यहां पर देखो कृत्रिम वाला जो है, कृत्रिम तंत्र किसने दिया था, ये दिया था आपका अरिस्टोटल और लिनियस साहब ने। ठीक है, लिनियस साहब ने लैंगिक की बात करी थी, है ना, पुमन की बात करी थी, और काई की बात करी थी अरिस्टोटल साहब ने, है ना। यहां मैं बात करूं कि आपका प्राकृतिक तंत्र किसने दिया, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल कभी मत भूल जाना भाई, है ना। क्वेश्चन आया हुआ यहां से, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये नाम जो है आपको याद रखने हैं। ठीक बात है ना। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्राकृतिक तंत्र दिया था। ठीक बात है। चलो अब बात करेंगे जातिवर्तीय तंत्र की। जातिवर्तीय तंत्र इंग्लिश में फाइलोजेनेटिक, इसको कहेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक वर्ड जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं फाइलोजेनेटिक के बारे में कि इसमें अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई दो जीव है अपने पास में, मतलब दो, यहां पर वनस्पति जगत बात कर रहे हैं तो अपन प्लांट्स की बात करेंगे। दो प्लांट है मेरे पास में, तो मैं सिर्फ उनके बाहर के गुण, अंदर के गुण वो तो देख लिए मैंने, ठीक बात है, लेकिन उसके अलावा मैं क्या देखूंगा कि वो दोनों जो प्लांट हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ। विकास का मतलब उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, उनके पूर्वज कौन है, मैं ये देखूंगा ना, उनके पूर्वज एक ही है क्या। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना, एक ग्रुप में रख रहे हैं तो उनके अपन को ये देखना पड़ेगा ना कि उनके पूर्वज लास्ट में जाके एक ही मिल रहा है क्या अपन को, भाई एक ही पूर्वज से दोनों प्लांट बने हैं क्या। तो इस प्रकार की जो रिलेशन देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं अपन, जातिवर्तीय तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न जीवों में विकास के संबंध पर आधारित है। अलग अलग जीवों के अंदर विकास के संबंध किस प्रकार के हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर यह आधारित है। ठीक है, विकास के संबंध पर यह आधारित है। विकास के संबंध देखेंगे किस प्रकार से इनका इवोल्यूशन हुआ है। समान टेक्सा के पूर्वज एक ही थे, इसमें क्या देखेंगे अपन, एक ग्रुप के मेंबर जो है, एक ग्रुप के जो मेंबर हैं, ठीक है, मान लो एक ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी अपन प्लांट रखेंगे उन सब प्लांट के पूर्वज जो है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, तो समान टेक्सा के पूर्वज क्या है, एक ही थे। जीवाश्म का उपयोग किया जाता है। अब अपन को कैसा पता लगेगा भाई, अपन को कैसे पता लगेगा कि भाई जो है इसके पूर्वज कौन थे, ये अपन को कैसे पता लगेगा, आप मुझे बताओ, सोच के बताओ भाई मैंने आपको कह दिया कि इस तंत्र के अंदर अपन क्या करेंगे, इस तंत्र के अंदर क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे ये दोनों जीवों के पूर्वज क्या है वो एक ही है क्या, इनके ये कहां से इनका विकास हुआ है, कैसे इनका इवोल्यूशन, इनके पूर्वज कौन है, अपन को कैसे पता लगेगा। तो ये अपन को देखना पड़ेगा किससे, जीवाश्म से पता लगेगा। किससे पता लगेगा, जीवाश्म से, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स क्या है,
फॉसिल्स आपने ये सुना होगा कि जो है भाई यहां पर इस फलाने जानवर की इस रेगिस्तान में हड्डियां मिल गई, ठीक है, यहां पर ये मिला है। मतलब ये है कि पुराना कोई भी चीज, कोई भी कार्बनिक चीज पुरानी जो मिट्टी में दब गई कई सालों पहले, ठीक है, तो वो आज क्या है अपने लिए जीवाश्म है, क्या है, फॉसिल है, ऐसे समझ लो इसको। तो प्लांट्स भी पहले रहे होंगे, प्लांट्स भी पहले थे, ठीक है, और किसी कारण से वो क्या है, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, वो मिट्टी में दब गए। आज अपन को उनके अवशेष कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अपन को अब उनके अवशेष मिलेंगे या फिर उनके बीज कहीं अपन को मिलते हैं, ठीक है, तो अपन ने पढ़ा भी था 12वीं क्लास के अंदर, दूसरा चैप्टर है ना, उसके अंदर पढ़ा था कुछ बीज अपन को कई सालों पहले, 10,000 साल पहले थे, ठीक है, इस खुदाई में अपन को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर भी अपन ने बात करी थी, है ना। तो इस प्रकार से जीवाश्म अपन को पता जीवाश्म अपन को मिलते हैं। फॉसिल्स आपको समझ में आ गया क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन पता लगाएंगे उन्हीं फॉसिल्स पर, उन्हीं जो जीवाश्म अपने पास में है, जिनका अपने पास में रिकॉर्ड है, ठीक है, उन्हीं से अपन एक लिंक बनाएंगे, ठीक है, लिंक बनाएंगे कि आज अपने पास में जो जीव है, क्या वही वो जीव जो है आज अपने पास में जो पादप है, जो प्लांट है, ठीक है, वो क्या लिंक कर रहा है क्या जो अपने पास में जीवाश्म है, ठीक है। मेरे पास में एक जीवाश्म है, मेरे पास फॉसिल एक प्लांट का, ठीक है, जो पहले था आज के टाइम पर वो नहीं है। तो मैं देखूंगा कि ये जो प्लांट है वो उस जीवाश्म से कहीं कनेक्टेड है क्या, कुछ लिंकिंग बन रही है क्या। अगर लिंकिंग बने तो हम कह देंगे इसका पूर्वज, दोनों का प्लांट्स का पूर्वज क्या है, एक ही है, ठीक बात है। तो जीवाश्म का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। लेकिन कभी कभी आपको ये लगता है कि भाई सारे जो प्लांट्स हैं उनके जीवाश्म अपन को मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, है ना। सारे जो प्लांट्स हैं उनके जीवाश्म अपन को नहीं मिलने वाले हैं। तो कभी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपका जातिवर्ती तंत्र है इसके अंदर अपन जीवाश्म का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि कभी जीवाश्म का प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं होते, कि भाई कई बार ये होता है कि किसी प्लांट के कोई जीवाश्म अपन को मिले ही नहीं। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसकी आगे बात करेंगे। ये जो आपका जातिवर्ती तंत्र जो किसने दिया, एंगलर और प्रोंटल ने दिया था। ये आपको नहीं याद रखना भाई, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं याद रखना है, बस मैंने ऐसे लिख दिया, ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में, बाकी ये नहीं आपको याद करना है ना। लेकिन आपको ये याद रखना, जो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये आपको याद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। चलो अब मैं तीनों तंत्र को एक बार रिपीट करूंगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें यार है ना, तो इसलिए टाइम लगाना जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए मैं पहले ही लिख के ले आया कि समझाने पर मैं ज्यादा फोकस करूं, ठीक है, ना कि लिखने पर ज्यादा फोकस रहे ना। और फिर वो भी होता है ना यार कि देखो मैं लिखने को अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, अपनी लैंग्वेज में आपको नोट्स दे दिए, तो फिर वो दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी में, तो हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा तो दिया मैंने, और मैं अगर नोट्स में अपनी लैंग्वेज में बना दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। इसलिए नोट्स में मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अपनी सिंपल लैंग्वेज भी हो और एनसीईआरटी के वर्ड्स भी इसमें यूज़ किए जाएँ, ताकि जब कल को क्वेश्चन आए तो आप उन क्वेश्चन को कर पाओ। वरना मैं अपनी लैंग्वेज में तो लिखाता जाऊंगा, लेकिन यार जब क्वेश्चन बनेगा तो वो तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बनाएगा, वो तो प्योर हिंदी जो है आपकी, प्योर जो है जो विज्ञान की भाषा उसमें बनाने वाला क्वेश्चन, तो अपन को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं लिख के पहले लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड जो हैं वो जब मैं खुद अगर अपने हाथ से नोट्स बनाऊंगा तो वो सारे जो स्किप हो जाएंगे ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेरे को उस टाइम पे याद नहीं आएगा, मैं उसका अल्टरनेट वर्ड आपको लिखवा दूंगा, लेकिन वो आपको सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं पहले से लिख के लाया हूँ ताकि समझाने पर ज़्यादा फोकस रहे। लिखी हुई तो चीज़ें सारी मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है। चलो वापस आते हैं, इसको एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। मैंने कहा कि वर्गीकरण तंत्र के 3 तंत्र यहाँ पर दिए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। और इसमें सबसे पहला कृत्रिम तंत्र जो है वो सबसे प्रारंभिक वाला है, ठीक है। और कृत्रिम तंत्र जो है उसमें अपन क्या किया, बाहर के गुण देखे, आकारिकी के गुण देखे अपन ने, मॉर्फोलॉजी के गुण देखे अपन ने, जिसमें अपन ने प्रकृति की बात कर ली, प्लांट की हैबिट कैसी है, ठीक है, रंग कैसा है, और उसके पत्तियों का शेप कैसा है, मतलब आकृति कैसी है, संख्या कितनी पत्तियों की, ये सारी चीजें अपन ने देखी। इस पर आधारित था कृत्रिम वाला। और उसके अलावा अपन ने कायिक गुण और लैंगिक गुणों का उपयोग किया। उसके अंदर कायिक गुण के बारे में बात करी, किसने वो बात करी, एरिस्टोटल साहब ने। उन्होंने क्या किया कि प्लांट का वर्गीकरण किया कि भाई जिनकी हाइट ज्यादा उनको भाई कह दिया कि वरिष्ठ, जिनकी मंजोली हाइट है मतलब बीच की हाइट, उनको कह दिया कि भाई ये क्या है, झाड़ियां हैं, और जिनकी बहुत कम है उनको शाक कह दिया। उसके अलावा जो लैंगिक गुणों की बात करी, लिनियस साहब ने, उन्होंने पुमंग की रचना देखी, पुमंग की रचना पर उन्होंने आधारित बात करी। उन्होंने पुमंग एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उस पर आधारित उन्होंने बात करी। फिर बात करते हैं अपन प्राकृतिक की। प्राकृतिक के अंदर अपन ने क्या किया, प्राकृतिक तंत्र के अंदर यहाँ पर मानदंडों की जो संख्या है वो अपन ने बढ़ा दी, जो क्राइटेरिया की जो संख्या है वो अपन ने बढ़ा दी। और क्या हुआ यहाँ पर,
मानदंडों की संख्या तो बढ़ाई, उसके साथ में अपन ने क्या किया, बाह्य प्लस भीतरी गुण भी अपन ने देखे। बाहर के गुण तो अपन ने देखे ही देखे, उसके साथ में मैंने भीतरी गुण देखना भी स्टार्ट किया। भीतरी गुण कौन से, प्रारचना, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, भूण विज्ञान, और शारीर मतलब एनाटमी, ये अपन ने देखी। उसके अलावा जो पादप रसायन है, फाइटोकेमिस्ट्री है, उसकी भी अपन ने बात करी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो पौधों के बीच में, जो पादपों के बीच में प्राकृतिक जो संबंध है, उस पर ये आधारित है। ये दी किसने, जोसेफ डाल्टन हुकर और जॉर्ज बेंथम ने ये दी। दो साइंटिस्ट नाम है, ये दोनों को आपको याद रखना है कि प्राकृतिक जो तंत्र है वो किसने दिया, आप जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये दिया था। चलो उसके बाद अपन चलेंगे जातिवर्तीय संबंध में। जातिवर्तीय संबंध बोलो, जातिवर्तीय तंत्र के अंदर ये जो है किस पर आधारित है, ये विकासीय संबंध पर आधारित है। दो विभिन्न जीवों के बीच में विकासीय संबंध किस प्रकार के, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस प्रकार के अलग अलग जीवों के अंदर, उस पर यह आधारित है, ठीक है। और ये जो है इसमें अपन जीवाश्म का उपयोग करते हैं। एक समान टेक्सा के अंदर एक ही पूर्वज होता है, और ये मतलब अब इसमें अपन क्या है, जीवाश्म का उपयोग करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जीवाश्म जो है अपने को अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर अपन क्या करते हैं वो अपन आगे देखेंगे, है ना। अगर जीवाश्म नहीं होता है तो फिर उसके लिए अलग तरीके हैं। और ये किसने दिया, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये दो मैंने साइंटिस्ट के नाम आपको लिखवा दिए हैं, लेकिन ये ठीक है ऐसे एक्स्ट्रा है। चलो अब बात करेंगे अपन भाई ये कृत्रिम तंत्र जो है, इसमें कमियां क्या है, ठीक है। आपको कमियां दिख रही हैं, मुझे पता है कमियां आपको दिख रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको एनसीईआरटी में जो कमियां दिखा रखी हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये तीनों जो है मैंने आपको बढ़िया टिप्स पर करवा दिया, ठीक है। तीनों तंत्र समझ में आ गई। अब इनसे यहां से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल लिखी हुई है यहां पर, इतने में पूरी एनसीईआरटी आपकी आ गई है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। मस्त मजे मारो, एक बार रीडिंग मार लेना एनसीईआरटी की, ठीक है, ताकि वो वर्ड्स जो है एनसीईआरटी वाले वो आपके दिमाग में और बढ़िया से बैठ जाए। क्योंकि स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो मैं वापस बता रहा हूँ, स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही यूज करने वाला है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा करो ना, एनसीईआरटी पढ़ा करो। रीडिंग का मैं करूंगा ना, ठीक है। आपको लग रहा है सर काफी टाइम से आप बोल रहे हो रीडिंग का, करूंगा, ठीक है। चलो कृत्रिम तंत्र की कमियां, कृत्रिम तंत्र की कमियों की बात करेंगे भाई। कृत्रिम तंत्र में क्या क्या कमी है, सबसे पहली कमी जो है, समीप संबंधित जीवों को अलग अलग कर दिया भाई, ठीक है। भाई इन्होंने क्या किया, जो कृत्रिम तंत्र के अंदर क्या किया, इन्होंने बार बार के गुण देखे, और इन्होंने बार बार के गुण देखने के चक्कर में जो क्लोजली रिलेटिव जो थे ना, क्लोजली रिलेटिव जो थे उनको इन्होंने अलग अलग कर दिया। मतलब जो ऐसे प्लांट जो थे, जो क्लोज थे आपस में, जिनको साथ में रखा जा सकता था, उनको अलग अलग ग्रुप्स में इन्होंने बांट दिया, सिर्फ बाहर के गुण देखने के चक्कर में। मेरे सामने दो लड़के खड़े हैं यार, एक ड्रॉपर बैच का है जो जिसने एक बार नीट की एग्जाम दे दी, इस बार वापस तैयारी कर रहा है, और उसकी हाइट है 6 फुट, और दूसरा लड़का जो है वो भी नीट की एग्जाम एक बार दे चुका है और वापस तैयारी करना चाहता है, उसकी हाइट है 5'5". मुझे लगा कि यार ये 5'5" वाला तो अभी 11वीं क्लास में बच्चा है, देखने में भी बच्चा लग रहा था, और मैंने क्या किया, उसको 11वीं क्लास में बैठा दिया सिर्फ बाहर की हाइट देख के। अरे गलत नहीं कर दिया क्या मैंने, गलत कर दिया या नहीं कर दिया? दोनों क्या थे, एक ही बैच में बैठने वाले थे ना, वो दोनों ड्रॉपर थे, दोनों को मुझे एक ही क्लास में बैठाना चाहिए था, तब मैं सही वर्गीकरण कर पाता। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, गड़बड़ कर दी मैंने। तो ये गड़बड़ी इन्होंने की। कृत्रिम तंत्र के अंदर इन्होंने क्या किया, बाहर के गुण देखे और अलग अलग जीवों को अलग अलग ग्रुप में इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो क्योंकि यह कुछ ही गुणों पर आधारित था, जो कृत्रिम तंत्र जो है कुछ ही गुणों पर आधारित था, इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, ऐसे जीव जो बहुत ऐसे जो प्लांट्स हैं, जीव की बात करो यहाँ पर, जीव का मतलब यहाँ पर प्लांट को ही लेना, ठीक है, क्योंकि प्लांट जगत की बात कर रहे हैं अपन, वनस्पति जगत की बात करें तो इसमें प्लांट्स की ही बात करेंगे। तो जो ऐसे प्लांट जो है बहुत समीप थे, बहुत समीप संबंधित थे। समीप संबंधित का मतलब क्या है, समीप को इंग्लिश में क्लोज, ठीक है, कि ये तो बहुत क्लोज है ना, हाँ समीप, ठीक है। और संबंधित मतलब क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, संबंधित रिलेटेड, ठीक है। तो क्लोजली रिलेटेड जो प्लांट्स थे उनको साथ में नहीं रखा, अलग अलग रख दिया गया, क्योंकि ये कुछ ही गुणों पर आधारित था। पहला इसमें कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी पे चलते हैं। दूसरी कमी है कायिक तथा, कादिक लग रहा है ना, इसको ये ढंग से मेरे को नहीं लिखना था, ठीक है, लिख देते हैं भाई सही से, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कई बार द और ये में मैं गड़बड़ करता हूं, ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है। कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई। इसमें कृत्रिम जो तंत्र है उसके अंदर कायिक गुण और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दे दी। अब आप कहोगे भैया इसमें क्या दिक्कत आ गई? अगर किसी चीज को सम्मान मिल रहा है, किसी को सम्मान मान्यता मिल रही है, तो आपको क्या दर्द हो रहा है भाई?
यहां पर इन दोनों को समान मान्यता नहीं दे सकते। कायिक गुणों को और जो आपके लैंगिक गुण है इनको समान मान्यता नहीं दे सकते। भैया क्यों नहीं दे सकते? अरे वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कायिक गुण जो है वो वातावरण के साथ में बदल सकते हैं। क्या बोला मैंने? जो आपके कायिक गुण जो है वो वातावरण पर्यावरण के साथ में बदल सकते हैं। मान लो कि भैया बाहर क्या हो गई, ठंड पड़ने लग गई और आपको पता है कि ठंड में क्या होता है, पतझड़ ऋतु आ जाती है, ठीक है, तो पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, अपने कायिक गुण क्या देखे, बार बार के गुण देखे, भाई कि पत्ती जो है कितनी पत्तियों की संख्या कितनी है, और पत्तियां तो झड़ गई। भाई बाहर पर्यावरण के अंदर ठंड पड़ने लग गई, मौसम चेंज हुआ, पत्तियां झड़ गई, ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो कायिक गुण होते हैं ना, कायिक गुण जो होते हैं वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किससे, पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है कायिक गुणों में। और लैंगिक गुण जो है उनके अंदर पर्यावरण के अनुसार जो है उनमें परिवर्तन नहीं आता, इसलिए कायिक गुण और लैंगिक गुण दोनों को समान मान्यता देनी सही बात नहीं है। ये आपको वर्ड याद रखने हैं कि कायिक गुण और जो लैंगिक गुण है इनको समान मान्यता दी गई, और ये सबसे बड़ी कमी है किसकी, कर्तरी तंत्र की। क्यों कमी है ये? इसलिए कमी है कि इन दोनों को समान मान्यता नहीं दे सकते। क्यों नहीं दी जा सकती? इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जो कायिक गुण है वो पर्यावरण के साथ में परिवर्तन हो जाता है उनका। पर्यावरण में कैसे, मतलब पर्यावरण अगर चेंज होगा, इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा, वातावरण अगर बदलेगा तो कायिक गुण भी बदल जाते हैं, लेकिन लैंगिक गुण जो है वो पर्यावरण के साथ में नहीं बदलते। ठीक बात है क्या? ठीक बात है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, आज आपके कोई दोस्त है, ठीक है, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, आपके कोई दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, और कल को क्या हो कि एक दोस्त जो, दोनों अभी आज के टाइम पर आपके बहुत बढ़िया दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, ठीक है, आप उन दोनों को बराबर मानते हो, दोनों को बराबर मानते हो। कल को कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में, कल को कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में कि मान लो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कुछ भी कुछ ऐसा हो कि एक दोस्त जो है वो इस चीज को देख कि भैया आपकी थोड़ी खराब कंडीशन चल रही है, आपका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो है एक दोस्त जो है आपसे बात करना बंद कर दे, और लेकिन दूसरा दोस्त अभी बात कर रहा है, तो आपको अभी पता लग गया ना कि अभी खराब कंडीशन जब आई तो आपको पता लग गया कि आप जिन दो दोस्तों को बराबर मान रहे थे वो दोनों दोस्त जरा बराबर थे नहीं। वैसे एक क्या हुआ, बाहर की कंडीशन देख के क्या हुआ, आपसे अलग हो गया, और दूसरा आज अभी आपके साथ है। तो क्या अब आप उन दोनों दोस्तों को बराबर आंकोगे? क्या नहीं आंक सकते। क्यों? क्योंकि एक जो है बाहर की कंडीशन देख के बदल गया, और दूसरा जो है वो बदला नहीं, आज भी आपके साथ है। इसलिए वैसे ही कायिक गुण जो है वो पर्यावरण के साथ में बदल जाते हैं, मतलब वातावरण कैसा है उस प्रकार से जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन लैंगिक गुण जो बदलते नहीं, इसलिए दोनों को समान मान्यता देनी ठीक बात नहीं है। चलो अब बात कर ली अपन ने, ये तो तीनों तंत्रों की बात कर ली, कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्तीय। अब मैंने आपको कहा था कि अगर जीवाश्म उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जातिवर्ती तंत्र में कि ये क्या है, जीवाश्म का उपयोग किया जाता है, इसमें जीवाश्म पर आधारित है। लेकिन अगर कभी जीवाश्म भी नहीं मिले अपन को, भाई कोई जीव अपन को, अपने पास में कोई पादप है और उससे रिलेटेड कोई जीवाश्म है ही नहीं, तो अपन कैसा पता लगाएंगे इसका पूर्वज कौन है, इसका पूर्वज कौन है। तो अगर कोई जीवाश्म कभी अपने पास में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए आगे एनसीईआरटी बताती है कि यदि जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कोई भी फॉसिल का प्रमाण, कोई भी फॉसिल का रिकॉर्ड, कोई भी जीवाश्म जो है उसका प्रमाण जो अगर उपलब्ध नहीं है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्गीकी जो है, टेक्सोनोमी, जो उसकी कुछ शाखाएं हैं, ठीक है, अलग अलग शाखाएं दी गई है एनसीईआरटी में, ये अपन को करनी है, ठीक है। इसके बाद अपन सवाल स्टार्ट करेंगे, है ना, अभी तक अपन को ये करना है, ठीक है। चलो, तो वर्गीकी जो क्या है, वर्गीकी की कुछ शाखाएं हैं, वो शाखाओं की बात करते हैं। पहली शाखा है कोशिका वर्गीकी, ठीक है, दूसरी है रसायन वर्गीकी, तीसरी है संख्यात्मक वर्गीकी। कोशिका वर्गीकी को इंग्लिश में कहेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, रसायन वर्गीकी इंग्लिश में कीमोटैक्सोनॉमी, संख्यात्मक वर्गीकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं अपन कोशिका वर्गीकी की। कोशिका वर्गीकी, इसके अंदर क्या होगा, कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित है ये, ठीक है। जो कोशिका वर्गीकी है, कोशिका के विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित है, ठीक है। कोशिका की जो विज्ञानीय सूचनाएं हैं, कौन सी सूचनाएं अभी बात करेंगे, विज्ञानीय सूचनाएं कोशिका की, किसकी, कोशिका की विज्ञानीय सूचनाओं पर यह आधारित है। और वो सूचनाएं कौन सी हैं, जैसे क्रोमोसोम की संख्या, कि भाई कोशिका के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, कितने क्रोमोसोम है उसके अंदर, क्रोमोसोम की रचना कैसी है, क्रोमोसोम का व्यवहार कैसा है,
ये उस पर आधारित है ना। तो ये जो है पूरी एनसीईआरटी की बातें लिखी, पूरी एनसीईआरटी की, आपको ध्यान में रखनी है बातें, भूल मत जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं, रसायन वर्गीकी की बात करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं। इसमें क्या है, पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं इसमें ना। रसायन वर्गीकी के अंदर क्या करते हैं, रसायन वर्गीकी के अंदर क्या करते हैं, इसमें पादपों की क्या करते हैं अपन, पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं कि भाई किस प्लांट के अंदर किस प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, उस पर अपन उसके आधार पर इनको ये रसायन वर्गीकी जो काम करती है। फिर संख्यात्मक वर्गीकी, संख्यात्मक वर्गीकी इंग्लिश में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें अपन कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, कंप्यूटर्स का। अब भैया प्लांट के अंदर कंप्यूटर का क्या काम, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हो, देखो ध्यान से देखो। अपन क्या करेंगे, जितने भी आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, जितने भी आपको कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी प्लांट के अंदर, किसी प्लांट के अंदर आप जितने भी कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने कर लिए, वो कर लिया आपने, देख लिए, ठीक है, अवलोकन कर लिया आपने सारे गुणों का। उसके बाद में आपने क्या किया, सारे गुण की आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, सारे गुण आपने लिख लिए कि ये गुण है इन प्लांट्स के अंदर। फिर आप क्या करोगे, उन सारे गुणों को लिखने के बाद में उनको एक क्या दे दोगे, इनकी कोड दे दोगे और उनको एक नंबर दे दोगे, ठीक है। उनको क्या कर दोगे, अगर एक नंबर दे दोगे और एक कोड दे दोगे। जैसे स्कूल में करते थे ना, क्लास में यार, स्कूल में है ना, एग्जाम में नीट में भी करते हैं ना भाई, 20-21 लाख 22-23 लाख बच्चे जो है एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो सबको एक क्या है, कोड दे दिया, सबको एक रोल नंबर दे देते हैं। अरे देते हैं या नहीं देते, एक एप्लीकेशन नंबर देते हैं और एक क्या देते हैं, रोल नंबर देते हैं। सबको देते हैं या नहीं देते, बिल्कुल देते हैं, ठीक बात है। तो उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, सारे गुण अपन ने लिख लिए और गुणों को लिख के अपन क्या करेंगे, एक हर गुण को एक नंबर और एक कोड दे देंगे, ठीक बात है। तो सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है ये, ठीक है, आधारित लिख दिया मैंने, आधारित तो नहीं लिखा, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है ये, ठीक है बात है। और इस सभी गुणों को अपन क्या करेंगे, एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है इसमें, ठीक है। सारे गुणों को लिख लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, सारे गुणों को एक नंबर एक कोड अपन दे देंगे उसके बाद में। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है, इसके बाद में उसको क्या करेंगे, अपन प्रोसेस करेंगे, है ना, और अपन को सारी चीजें अपन को मिल जाएंगी। तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इसमें कंप्यूटर की मदद से ही होंगी सारी चीजें, है ना। जैसे भाई अपन को एक रोल नंबर मिल गया, ठीक है, और उसके बाद में अपनी सारी जो डिटेल है वो वहीं रहती है। कल को अपन ने एग्जाम दिया, एग्जाम में अपन कितने मार्क्स आएंगे, नीट का रिजल्ट जो है, आपने रोल नंबर डाला और आपका सारा डेटा खुल गया उसके सामने, ठीक है, कि आपका रिजल्ट कितना, मार्क्स कितने आए, कितनी रैंक आई, सारी आ गई ना अपने पास में। तो उसी प्रकार से अपन ने वो कोड डाला, ठीक है, एक कोड डालते हैं अपने पास में सारे कैरेक्टर्स उसके आ जाते हैं। इस प्रकार से यही काम करता है, ठीक है। तो संख्यात्मक वर्गीकी किस तरीके से काम करती है, कंप्यूटर का उपयोग करेंगे इसमें। सभी अवलोकनीय जो गुण है, अवलोकनीय मतलब जो आपके ऑब्जर्व कर सकते हो जिन गुणों को, उनको उस पर यह आधारित होता है। सभी गुणों को अपन एक नंबर तथा एक कोड दे देंगे और उसके बाद में इसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। अब संख्यात्मक वर्गीकी के लाभ क्या है, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो संख्यात्मक वर्गीकी है उसके लाभ क्या क्या है। पहला है, एक समय पर सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं, एक ही टाइम पर अपन सैकड़ों गुणों को क्या है, ध्यान में रख सकते हैं। अब कंप्यूटर का फायदा क्या हुआ कि सबको एक रोल नंबर दे दिया, उससे फायदा क्या होगा कि एक ही टाइम पर क्या है, सारे बच्चे क्या देख सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अरे रिजल्ट आया नीट का तो सारे बच्चे एक साथ में देख सकते हैं ना, वो अलग बात है, थोड़ी साइट अलग होती है उनकी, तो वो क्रैश हो जाती है, ठीक है, लेकिन देख सकते हैं ना रिजल्ट, है ना। तो वही कोड दे दिया गया इसलिए देख सकते हैं ना, वरना भाई सबको फोन करके थोड़ा ना बताते भाई, ठीक है। हाँ, सबको पूछते क्या अपन कि भाई आज कॉल करेंगे एनटीए में, हाँ मेरा रिजल्ट कितना है, मेरा रिजल्ट कितना, फोन थोड़ा ना करेंगे, ठीक है, वो ईमेल पर भेजते हैं, लेकिन वो भेजते हैं, अपन फोन करके थोड़ा पूछते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ ना। तो जो संख्यात्मक वर्गीकी है उसमें भी एक समय पर अपन ये कोड दे देंगे सारी गुणों को, और इससे कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या, इससे मदद ये हो रही है कि एक टाइम पर अपन सारे सैकड़ों गुणों को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं ना। प्रत्येक गुण को रसायन महत्व, समान महत्व दिया जाता है ना। इसमें क्या, प्रत्येक गुण जो है उसको समान महत्व दिया जाता है। अब वैसे ही भाई नीट के रिजल्ट में भी सारे बच्चों को समान महत्व दिया जाएगा रिजल्ट के अंदर, चाहे जिसके फर्स्ट रैंक आ रही है, चाहे जिसके लास्ट रैंक आ रही है। रिजल्ट जो है वो सबका अपलोड किया जाएगा एक साथ में, है ना। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट रैंक वाले का पहले अपलोड कर दिया और जो है जो माइनस में जा रहे हैं उसको उसका रिजल्ट बाद में, नहीं, रिजल्ट सबके साथ में जो है वो अपलोड किया जाएगा और सबको सम्मान जो है वो महत्व दी जाती है, सबकी रैंक बताई जाती है, ठीक बात है। चलो, तो यहां पर अपनी जो वर्गीकी वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और ये स्टार्टिंग में दे रखे 2 पेज में ये वर्गीकरण का खेल कर रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने बहुत सिंपल करके बताया, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। अब बात करेंगे वनस्पति जगत की, बात करेंगे, है ना। वनस्पति जगत को अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है।
एक है क्रिप्टोगेम्स, जिसको अपन नॉन स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं। इनको, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना, अभी मतलब बताऊंगा सबका, ठीक है। यहां से आप समझते जाओगे तो चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सा अटेंटिव रहना, ठीक है। हार्ड नहीं है चैप्टर, आसान है, बस आपको ध्यान से सुनना है, वरना एनसीईआरटी से पढ़ने बैठोगे डायरेक्ट कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। बस ध्यान से सुनना, सुनते जाओ ना। वनस्पति जगत, ठीक है, वनस्पति जगत है, इसको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। एक है आपका क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स को नॉन स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स या फिर नॉन स्पर्मेटोफाइटा, दोनों का मतलब अभी समझाऊंगा, अभी समझो बस। दूसरा जो भाग है वो क्या है, फिनेरोगेम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा। मैंने कहा कि वनस्पति जगत को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कैसे कैसे, एक है क्रिप्टोगेम्स या फिर नॉन स्पर्मेटोफाइटा, दूसरा है फिनेरोगेम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा। भैया क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है, क्रिप्टोगेम्स उनको कहते हैं जिनके अंदर प्रजनन अंग जो है वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर प्रजनन अंग जो है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है, अगर वो छुपे हुए हैं, आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, पता ही नहीं लग रहा है कि इसके प्रजनन अंग कहां है, तो वो क्या है, क्रिप्टोगेम्स है। ऐसे प्लांट क्या कहेंगे अपन, क्रिप्टोगेम्स है, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब ही होता है छुपा हुआ होना, तो क्रिप्टोगेम्स क्या हो गए, जिनके अंदर प्रजनन अंग जो है वो छुपे हुए हों, वो क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेम्स कहेंगे। और नॉन स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है, जिनमें बीज नहीं बनता हो, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनमें बीज नहीं बनता हो उनको क्या कहेंगे, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। वही बात करें फिनेरोगेम्स की, तो अभी जो बताया उसका उल्टा कर दो, फिनेरोगेम्स मतलब जिनके अंदर प्रजनन अंग दिखाई देंगे, और स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जिनके अंदर बीज बनेंगे, ठीक बात है। तो अपन ने जो है वनस्पति जगत को दो भागों में विभाजित किया, और अपन ने बात करी एक क्रिप्टोगेम्स या फिर नॉन स्पर्मेटोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स जिनके अंदर अपन को प्रजनन अंग नहीं दिखेंगे, नॉन स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है, जिनमें बीज नहीं बनेंगे। दूसरा ग्रुप अपन ने बनाया फिनेरोगेम्स, जिनके अंदर अपन को प्रजनन अंग जो साफ दिखाई देंगे, और उसके अलावा स्पर्मेटोफाइटा जिसको मतलब इसका मतलब है बीज यहां पर बनेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ये जो क्रिप्टोगेम्स या फिर जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा जो ग्रुप बनाया आपने, ठीक है, जो ग्रुप बनाया, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसका मेंबर कौन कौन है, इसके मेंबर है शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ये किसके मेंबर हैं, ये है क्रिप्टोगेम्स और नॉन स्पर्मेटोफाइटा। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी यहां से कि शैवाल हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, इनके अंदर प्रजनन अंग नहीं दिखेंगे अपन को, उसके अलावा इनके अंदर बीज भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके कौन से ग्रुप में है, क्रिप्टोगेम्स, जिनके अंदर प्रजनन अंग अपन क्या है, छुपे हुए होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर क्या है, ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा, इनके अंदर क्या है, बीज भी नहीं बनेंगे। तो ये चीज, ये पॉइंट जो यहां से क्लियर हो जाता अपन को, इस जो वर्गीकरण अपन ने किया, ये जो फ्लो चार्ट अपन ने बनाया, इसी से क्लियर हो जाता कि जो आपका एल्गी है, जो शैवाल है, जो ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है, इनके अंदर जो है अपन को प्रजनन अंग नहीं दिखेंगे और बीज नहीं बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी एक बार पानी पी लो, एक मिनट। चलो अब बात करें फिनेरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा की। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर है, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर अपन को जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो प्रजनन अंग है, वो दिखाई देंगे, उसके अलावा इनके अंदर बीज भी बनेंगे। क्योंकि किसके अंदर कुछ ग्रुप क्या आते हैं, फिनेरोगेम्स, जिसका मतलब क्या है, इसमें प्रजनन अंग दिखाई देते हैं, और स्पर्मेटोफाइटा जिसका मतलब है बीज बनेंगे। तो इन दोनों के अंदर बीज बनते हैं और इनके अंदर प्रजनन अंग भी अपन को दिखाई देते हैं। वही इनकी बात करूं, तीनों के अंदर अपन को प्रजनन अंग दिखाई नहीं देते, छुपे हुए होते हैं, उसके अलावा बीज भी नहीं बनते। अब शैवाल के बारे में कुछ खास बातें लिख रखी हैं। शैवाल क्या है, थैलोफाइटा है। क्या है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, थैलोफाइटा का मतलब क्या है कि ये जो शैवाल होता है ना, वो ऐसे मतलब शैवाल आप सबने देखा होगा, ठीक है। एक तो भाई प्लांट देखो, प्लांट सीधा खड़ा होता है, ठीक है। शैवाल जो ऐसे बिछा हुआ होता है ना, फैला हुआ होता है। शैवाल जो है ऐसे फैली हुई होती है, एल्गी एकदम से फैली हुई होती है, और प्लांट की जैसे खड़ी रहती है क्या, नहीं रहती, से फैली हुई होती है। तो क्या ये थैलस है, क्या है, थैलस है, इसको क्या कहेंगे, थैलस, थैलोफाइटा इसलिए, ठीक है। और ये क्या होता है, शैवाल नॉन एम्ब्रियोफाइटा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या है कि यहां पर एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अरे ये वर्ड्स ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है इनसे। शैवाल कैसा है, थैलोफाइटा, मतलब कैसा है, थैलस बनेगा, इसके अंदर क्या है, थैलस बनेगा। एनसीईआरटी के शब्द है, थैलस बनेगा, इसके अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है। वही बात करूं शैवाल की, तो ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है, भ्रूण इसमें नहीं बनता है। वापस बोल रहा हूं, शैवाल के अंदर भ्रूण नहीं बनता, इसको नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, ठीक बात है। चलो फिर ब्रायोफाइट की बात करते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर मूलसम, पत्तीसम और तनासम, इसका मतलब क्या है,
भाई इसमें ना मूल का मतलब पहले बता देता हूं। मूल किसको कहते हैं? जड़ों को कहते हैं ना। मूल को किसको कहते हैं? जड़ों को, ठीक है। जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, उनको कहते हैं मूल, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट जो है वो उनमें जड़ नहीं होती, उनमें मूल जो है वो नहीं होती हैं। तो भैया क्या होती हैं? उनके अंदर जड़ तो नहीं होती हैं, लेकिन जड़ों जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट जो है उनमें जड़ नहीं होती, मूल जो वो नहीं होती, उनमें क्या होती है? जड़ों जैसी संरचना होती है। वापस बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन है। ब्रायोफाइट के अंदर जड़ नहीं होती तो क्या होता है? जड़ों जैसी संरचना होती है, लेकिन वो जड़ नहीं होती। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि इनमें मूल तो होती है, लेकिन मूल सम होती है, वो वास्तविक मूल नहीं होती इनमें ना। तो मूल सम का मतलब क्या है? जड़ों जैसी संरचना, ठीक है। मूल मतलब जड़, ठीक है। पत्ती सम का मतलब क्या है? पत्ती नहीं होती, लेकिन पत्ती जैसी संरचना है, ठीक है। तना सम, अरे वास्तविक तना नहीं होता इनमें, लेकिन तना जैसी संरचना है इसमें, तने जैसी संरचना है। और ये क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है। क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। इस फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा का मतलब भी समझा देता हूं आपको। मैंने कहा कि शैवाल के अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बनता, कोई भ्रूण नहीं बनता, और सबसे पहला जो भ्रूण है वो कहां देखा गया? वो ब्रायोफाइट के अंदर देखा गया। ब्रायोफाइट के अंदर सबसे पहले भ्रूण बनता है, इसलिए कहा कि इसमें क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। सबसे पहले का मतलब क्या है भाई? पहले शैवाल आया होगा, ठीक है। ये ऐसे इवोल्यूशन के हिसाब से लिख रखा है ना। पहले शैवाल, फिर ब्रायोफाइट बने, उसके बाद टेरिडोफाइट बने, फिर जिम्नोस्पर्म आए, और आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा वो क्या है? एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे विकास हो रहा है ना। तो सबसे पहले जो शैवाल के अंदर तो कोई भ्रूण बनता ही नहीं था, फिर ब्रायोफाइट के अंदर ये अपन को डेवलपमेंट देखने के लिए मिला कि यहां पर जो है ये प्लांट जैसे सीधा खड़ा हो गया। देखो शैवाल जो है वो तो फैला हुआ है नीचे नॉर्मल, ठीक है। तो इसलिए क्या गया? थैलोफाइटा। ब्रायोफाइट जब वो प्लांट की जैसे सीधा खड़ा हो गया, लेकिन इसमें वास्तविक पत्तियां नहीं थी, पत्ती जैसी संरचना थी, ठीक है। पत्ती सम बोलते हैं जिनको, मतलब पत्ती सम का मतलब पत्ती के समान, ठीक है। तना नहीं था, तने जैसी संरचना थी, तनासम। मूल मतलब जड़ें नहीं थी, लेकिन मूल सम थी, ठीक है। लेकिन खड़ा हो गया था ना, वास्तविक नहीं थी। और इसके अंदर सबसे पहले बार भ्रूण बना था, तो इसलिए क्या कहा? इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कहेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर आपको वास्तविक मूल भी मिलेगा, वास्तविक तना भी मिलेगा, और वास्तविक पत्तियां भी मिलेंगी, ठीक है। उससे पहले ब्रायोफाइट के अंदर वास्तविक नहीं थी, उसके जैसी थी, पत्तियों जैसी संरचना थी, ठीक है, लेकिन वास्तविक नहीं थी। यहां पर आपको टेरिडोफाइट के अंदर क्या मिलने लग जाता है? वास्तविक आपको मूल, वास्तविक जड़ें, वास्तविक तना और वास्तविक पत्तियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यहां पर जो आपको ध्यान में रखना कि क्या फर्स्ट संवहन ऊतक यहां पर आपको मिलने वाले हैं। जो टेरिडोफाइट जो है इसके अंदर फर्स्ट संवहन ऊतक आपको मिलने वाले हैं। मतलब क्या है? इससे पहले कौन आ गए? ब्रायोफाइट और जो शैवाल थे उनके अंदर संवहन ऊतक जो है वो नहीं पाए जाते थे। सबसे पहले जो संवहन ऊतक जो है वो कहां पाए जाएंगे? आपको टेरिडोफाइट में पाए जाएंगे। संवहन ऊतक को क्या होते हैं? वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू अपन आगे पढ़ेंगे छठवें चैप्टर के अंदर। संवहन ऊतक जो है आपके, इसमें आपने सुना भी होगा ट्रैकिड्स, वेसल्स, ठीक है, सुने होंगे आपने सब ना, ठीक है। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो है संवहन ऊतक जो है पानी ले जाने का काम है उनका, ठीक है, और खाना ले जाने का काम है, ठीक है। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो पहली बार जो संवहन ऊतक जो किसके अंदर पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर। और समझ में आई या नहीं आई? तो बहुत सिंपल करके चीजें बताई जा रही हैं। फिर बात करेंगे इसमें, इस ग्रुप में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब सीधा सा क्या है कि इसमें बीज बनते हैं। एंजियोस्पर्म में भी बीज बनेंगे, बिल्कुल। जिम्नोस्पर्म के अंदर फूल नहीं बनते, जिम्नोस्पर्म के अंदर फूल नहीं बनते, एंजियोस्पर्म के अंदर फूल बनते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर फल नहीं बनते, फूल भी नहीं बनते, फल भी नहीं बनते। एंजियोस्पर्म के अंदर फूल भी बनते हैं और फल भी बनते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर ये एडवांस है। जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा वो क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो बीज जो है, फूल जो है और फल जो है, और इसके बारे में आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बता चुका हूं मैं आपको कि जो आज के टाइम पर जो आज का टाइम चल रहा है उसके अंदर एंजियोस्पर्म जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा है। एंजियोस्पर्म के अंदर बीज, फूल, फल सब मिलेंगे आपको, और जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ बीज मिलेंगे, फूल, फल जो है वो नहीं मिलने वाले, ठीक है। मैंने आपको कहा कि टेरिडोफाइट जो पहली बार संवहन ऊतक किसमें मिले अपन को? टेरिडोफाइटा के अंदर मिले। पहली बार जो वेस्क्यूलर टिश्यू किसके अंदर मिले अपन को? टेरिडोफाइटा के अंदर मिले। मतलब इससे पहले जो है आपके शैवाल और ब्रायोफाइट के अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते थे, इसलिए क्या कहा इनको? एवेस्क्यूलर प्लांट है। कैसे है? एवेस्क्यूलर प्लांट, जिनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। नॉन ट्रैकियोफाइट्स का मतलब जिनके अंदर ट्रैकिड्स और वेसल नहीं है। इसके बारे में अपन छठवें चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर अपना जो है ये वर्गीकरण वाला खेल खत्म होता है। ये आपको और बता देता हूं, एंजियोस्पर्म को फिर आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, डाइकोट और मोनोकोट, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं 12th क्लास के अंदर। तो यहां पर इसके बारे में ज्यादा जो है बहस नहीं करने वाले हैं। आगे बात करते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं अपन एक एक को। पहले बात करेंगे सवाल की, फिर बात करेंगे अपन सवाल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सवाल का, फिर पहले जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। आज के लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर अपन अगले लेक्चर में सवाल की जो क्लासेस हैं उनके बारे में, सवाल के वर्ग है 3 वर्ग है इसके अंदर, उनकी बात करेंगे। फिर अपन ब्रायोफाइट पे जाएंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट को डिटेल में करेंगे, फिर अपन टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म को थोड़ा सा जितना दे रखा है वो एनसीईआरटी में वो करेंगे और फिर खत्म करेंगे, ठीक है, चैप्टर को। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। ये शुरुआत में जो चैप्टर में बातें लिख रखी थी, अगर आपको लगता है कि मैंने फालतू बात बता दी तो एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना। शुरुआत के 2-3 पेज है, उनमें ये जो है वर्गीकरण की कृत्रिम प्राकृतिक, ठीक है, इनको बहुत सिंपल करके बताया। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे अब आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। जो मैंने बातें बताई हैं आपको एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की मिल जाएगी। आज मेरे कहने पर एनसीईआरटी खोलना अपनी हिंदी की, और उसमें तीसरा चैप्टर जो है, अगर नहीं एनसीईआरटी तो दूसरा चैप्टर हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका वनस्पति जगत वाला जो चैप्टर है वो खोल के देखना, नहीं दूसरा नहीं तीसरा ही होगा, हाँ हटा थोड़ा ना, लिविंग वर्ल्ड हटा नहीं है, सॉरी, तीसरा चैप्टर है वही है, हाँ वनस्पति जगत जो है वो खोल के देखना और करना, ठीक है। जितना मैंने आपको आज पढ़ाऊंगा उतनी उसकी रीडिंग जरूर करके देखना, ठीक है, आपको मजा आएगा और पता लगेगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, कितना सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ के देखना और मुझे बताना जरूरी है ना। आज मेरे कहने पर जो 2-3 पेज एनसीईआरटी के वो पढ़ के देखना, समझ में आएंगे आपको, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ के देखना और एनसीईआरटी से, और फिर मेरे को बताना जरूर, मैसेज करके, चाहे ऐप पे मैसेज कर देना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और मुझे जरूर बताना कि, या फिर कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आप करोगे ऐसा, ठीक है। चलो सवाल की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं। एल्गी के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है वो अपन कर लेते हैं आज, और फिर अपन अगले लेक्चर में इसको आगे डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। सवाल जो है स्वपोषी होंगे, भाई सीधी सी बात है, प्लांट के अंदर आ रहा है, वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं तो वनस्पति जगत तो स्वपोषी ही है, ठीक है, स्वपोषी होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। दूसरी बात क्लोरोफिल युक्त होते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा इनमें होती है, क्लोरोफिल इनमें होता है तो क्लोरोफिल युक्त है। सरल थैलोइड होता है, इनमें क्या है, सरल थैलोइड होता है, थैलोइड मतलब बताते हैं कि सरल फैले हुए होते हैं, ठीक है। और युग्मनज इनमें बनता है, युग्मनज का मतलब क्या है, जाइगोट इनमें बनता है, जाइगोट इनमें बनता है, ये इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी को युग्मनज नहीं समझ में आए, जाइगोट समझ में आ जाए। जाइगोट इनमें क्या है, बनता है, ठीक है, लेकिन इन्हें भ्रूण नहीं बनता, ये बात ध्यान में रखना आपको। जुग्मनज तो इनमें बनता है, जाइगोट तो इन्हें बनता है, लेकिन ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, इनमें भ्रूण जो है वो नहीं बनता है। वास्तविक मूल तना पत्ती इनमें नहीं होती, ना इनमें वास्तविक मूल है, मतलब जड़े भी नहीं है, ना इनमें तना है और ना इनमें पत्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो फैले हुए हैं बेचारे ना। सवाल आपने सामने देखा होगा। बीज भी इनमें नहीं बनते, अरे पता ही है तो, क्योंकि ये कौन से ग्रुप में आते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, क्रिप्टोगेमस में रखा था, जिनके अंदर अपन को ना तो प्रजनन अंग दिखाई देते हैं और ना इनमें बीज बनते हैं, तो बात कर चुके हैं, तो बीज नहीं बनते इनमें। मुख्यतः कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, मुख्यतः कैसे होते हैं, जो सवाल है वो जलीय होता है, पता ये बात तो, ठीक है, जो जल के आसपास मिलती है ना, मुख्यतः जलीय होती है। अलवणीय जल में भी आपको देखने मिल जाएगी, और समुद्री जल के अंदर अलवणीय जल, नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी, ये अलवणीय जल। समुद्री पानी लवणीय होता आपको पता ही है, ठीक है, तो अलवणीय जल में भी आपको मिल सकता है और समुद्री जल में भी आपको मिल सकते हैं। मुख्यतः कैसी होती हैं, जलीय होती हैं सवाल, ठीक है। चलो अब इनके आवास की बात कर देते हैं, किसके आवास की, सवाल के आवास की, है ना। तो सबसे पहला तो ये तो मैंने पढ़ लिया, अलवणीय जल और समुद्री जल, है ना, यहां तो मिलेंगे। उसके अलावा कहां मिल सकते हैं, नम युक्त पत्थरों पर, ऐसे पत्थर जहां पर नमी है, जहां पर थोड़ी पानी की बूंदाबूंदी होती रहती है, वहां पर आपको सवाल देखने को मिलता है। और मिलता है या नहीं मिलता भाई, नल है, नल के आसपास आपको मिलती है ना, नल के नीचे पत्थर कोई रखा हुआ है, वहां पर थोड़ा पानी आ जाता है तो वहां पर सवाल जो है वो जम जाता है, ठीक है। तो नमयुक्त पत्थरों पर, मिट्टी पर भी जम जाती है, ठीक है, मिट्टी पर भी जम जाती है, क्या है, सवाल बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा लकड़ियों पर भी जो सवाल है वो रह सकती है। तो नमयुक्त जहां पर ऐसे पत्थर जहां पर नमी है, ऐसी मिट्टी जहां पर नमी है और ऐसी लकड़ी जहां पर नमी है, ये लड़की तो नहीं लिया ना, हाँ लड़की नहीं है, लकड़ी है, हाँ ये कंफ्यूज होता है, लकड़ी और लड़की में लिखने में कंफ्यूज होता है, सही में मजाक की बात नहीं है। नमयुक्त पत्थरों पर, पट्टी बोल रहा हूं, नमयुक्त पत्थरों पर मिट्टी और लकड़ी, हाँ लकड़ियों पर, हाँ इन पर आप लोगों को मिल सकती है। तीसरा आवास है कवक के साथ लाइकेन के रूप में, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। लाइकेन के बारे में बात करी है नहीं करी, अरे करी है ना, लाइकेन बताया था मैंने, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बताया था, हाँ पिछले चैप्टर में तो बताया। कवक के साथ में मतलब फंजाई के साथ में एल्गी, कवक और सवाल साथ में मिलती रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लाइकेन, तो लाइकेन के रूप में रह सकते हैं। उसके अलावा प्राणियों के ऊपर भी रहते हैं, कुछ एनिमल्स के ऊपर भी सवाल जो है वो रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, स्लॉथ रीच लिख रखा है हिंदी में, स्लोथ रीच,
और इंग्लिश में स्लोथ बियर कहते हैं इसको, इंग्लिश में स्लोथ बियर, हिंदी में स्लोथ रीछ, रीछ, ठीक है। हाँ, तो ये जो है एक जानवर है, इसके ऊपर जो है ये बहुत मतलब आलसी जानवर है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम करता है ना, तो इस पर क्या है इतना धीरे काम करता है अपना कि इस पर सवाल जम जाता है ना, तो इस पर भी सवाल रहता है। चलो फिर आगे बात करेंगे, ये लास्ट फिर अपन कल करेंगे इसके बाद में। सवाल के माप तथा आकार, ठीक है, सवाल के माप तथा आकार, सवाल का आकार कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सवाल का जो आकार है वो बहुत विभिन्नता होती है, इसमें बहुत विभिन्नता है, ठीक है। ये एकोशिक भी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कलोनीय भी होते हैं, तंतुमय भी होते हैं, और कुछ होते हैं कुछ बहुत विशाल भी होते हैं, ठीक है। तो की बात करेंगे, इसलिए बहुत लिखा है बहुत विभिन्नता होती है, क्योंकि एकोशिक भी और बहुत वेरी विशाल भी है, ठीक है। तो एकोशिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एकोशिक एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला। एकोशिक एग्जाम्पल क्या है? क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भैया कौन सा क्वेश्चन? आपने के दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भैया आपने कहा था, याद करो, आपने कहा था कि जितने भी एकोशिक जीव हैं सबको कहां रख दिया गया है? प्रोटिस्टा जगत के अंदर रख दिया गया है। तो ये सवाल के अंदर एकोशिक कहां से आ गई है मुझे बताइए आप यार। आज के टाइम पर ये जो क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला जो है इनको प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा जा चुका है, आपको पता ये बात, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत में ही रखा गया है इनको, लेकिन एनसीईआरटी में ये पहले जो है इनको सवाल में रखा गया था, बाद में इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो अभी भी इनको एनसीईआरटी में सवाल के अंडर इनके एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, तो अपन को एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है इनको, ठीक है, लेकिन सवाल के अंदर इसके एग्जाम्पल हैं, तो वो अपन को याद रखने हैं, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला दो एग्जाम्पल एकोशिक सवाल के, ठीक है। जो क्लोरेला जो है ना, इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, पहले तो मैं बता देता हूं। क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है इनको, ठीक है। क्लोरेला जो है वो अंतरिक्ष सवाल भी कहते हैं इसको। क्लोरेला जो है वो क्या है? अंतरिक्ष सवाल भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि प्रोटीन की इसमें प्रचुर मात्रा होती है, प्रोटीन बहुत होता है क्लोरेला के अंदर। तो भैया प्रोटीन, अगर किसी चीज में प्रोटीन है तो उसको अंतरिक्ष सवाल कह देंगे क्या? नहीं जी, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या करते हैं, जो स्पेस में जाते हैं ना, जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, जो स्पेस में जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, वो क्या करते हैं? क्लोरेला लेके जाते हैं और उसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अंतरिक्ष सवाल कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। यह लाइन आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी की लाइन है। इसके अलावा एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है कि क्लोरेला के साथ में एक और लाइन लिखती है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, इनको दोनों को क्या बताती है? अंतरिक्ष सवाल बताती है। इन दोनों क्या बताती है? अंतरिक्ष सवाल बताती है एनसीईआरटी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे जो स्पाइरुलिना होती है वो क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है, वो सवाल नहीं है, वो क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया BGA है ये, ठीक बात है। तो आपको अगर पूछता है, ठीक है, आपको ये पूछता है कि भैया स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों को अंतरिक्ष यात्री खाते हैं, बिल्कुल, लेकिन स्पाइरुलिना जो वो सवाल नहीं है, वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें कलोनीय, ठीक है। ये एकोशिक तो होते हैं, कलोनीय भी होते हैं। कलोनीय का एग्जाम्पल क्या है? मतलब अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, इस प्रकार से कॉलोनीज बना लेते हैं। कलोनीय का एग्जाम्पल क्या है? वोल्वॉक्स, ठीक है। फिर तंतुमय, ये फिलामेंटस भी होते हैं, तंतु जैसे भी होते हैं ना, तंतुमय भी होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने इसके यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा बहुत विशाल काय के भी होते हैं, बहुत विशाल भी होते हैं। कुछ बहुत ऐसे सवाल है जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, जिनकी हाइट 100 मीटर तक हाइट है, इस प्रकार के सवाल भी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कैल्प, ठीक है। तो ये आपको याद में रखने हैं कि भैया आपके जो सवाल है उनका आकार जो है, उनका जो शेप है, जो साइज है, वो जो है वो उसमें बहुत विभिन्नता है। विभिन्नता कैसे है? क्योंकि वो एकोशिक से लेके 100 मीटर लंबे हैं, ठीक है। 100 मीटर बहुत ज्यादा होता है, 100 मीटर हाइट होना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एकोशिक जो है उसके एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला, क्लोनीय, वोल्वॉक्स, ठीक है। तंतुमयी, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा बहुत विशाल काय वाले जिनका हाइट 100 मीटर है, वो कैल्प, ठीक है। तो यहां तक पढ़ेंगे अपन। इसके बाद अपन जो है एल्गी के प्रजनन की बात करेंगे, ठीक है, और फिर अपन 3 क्लास है एल्गी के अंदर, उनकी डिटेल में बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए मजे मारो, पढ़ते रहो।